Good morning, guys. Today I will start new chapter of accountancy, third chapter, that is accounting principle. First, what is the meaning of accounting principle? It is a statement disclosure the profitability and solvency of the business to various parties. It is therefore necessary that such statement should be prepared according to some standard language and set rules. These rules are usually called GAAP, Journal Accepted Accounting Principles. These principles have been generally accepted by accountants all over the world as journal guidance for preparing the accounting statements. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से मतलब यह है कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि पूरे वर्ल्ड में सभी अकाउंटेंट्स द्वारा जो भी बुक्स बिजनेस की तैयार करते हैं उन सब के द्वारा एक्सेप्टेबल होते हैं. विद It is mandatory for each firm to maintain their books according to the accounting principles. ये सभी फर्मों के लिए जरूरी है कि वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जब भी वो बुक्स बनाएं तो उनको फॉलो करें. नीड. Why accounting principle needed? To make the accounting information meaningful to its internal and external users, it is significant that such information is reliable as well as comparable. इसकी आवश्यकता इसलिए हुई, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की आवश्यकता इसलिए हुई कि जो भी हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन है, यानी फाइनेंशियल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इन तीनों को मिलाकर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं. इन तीनों को तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनके लिए रिलायबल इंफॉर्मेशन हो और वो इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकें. The comparability of the information is required to see how a firm has performed as compared to the other firm and how its performance is compared to the previous year. अकाउंटिंग प्रिंसिपल के माध्यम से जो भी स्टेटमेंट हमने बनाए हैं वो दो तरह से कंपेयर किए जा सकते हैं. एक तो हमारी फर्म का अकाउंटिंग स्टेटमेंट हम दूसरी फर्म के अकाउंटिंग स्टेटमेंट से करें कि कौन सी फर्म अच्छा काम कर रही है, हमारी कर रही है या दूसरी कर रही है, और दूसरी कर रही है तो क्यों, किस रीजन से वो कर रही है, और हम अपनी कमियां उसमें दूर कर सकते हैं. और दूसरा, हम हमारी कंपैरिजन करेंगे फर्म का पिछले साल से और इस साल से कि दोनों साल में हमारे फर्म की ग्रोथ हुई या हमारे फर्म की ग्रोथ डिक्लाइन हुई. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नीड इसलिए कि इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स को रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल सके और उसके बारे में उससे जानकारी प्राप्त हो सके. नाउ, काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल. अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो तरह के होते हैं. वी कैन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. फर्स्ट इज कॉल्ड अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और assumptions and second is accounting convention. अकाउंटिंग प्रिंसिपल में दो पार्ट हैं, एक अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड एजम्पशंस. ये मेन प्रिंसिपल होते हैं. ईच फर्म शुड फॉलो दीज प्रिंसिपल्स मैंडेटरी. इन प्रिंसिपल्स को सभी फर्मों को
थ्रू आउट द वर्ल्ड मानना पड़ता है, यानी इनको ध्यान में रखकर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने पड़ते हैं। एंड सेकेंड इज अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन ये प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन ये कुछ कन्वेंशन का मतलब होता है रीति रिवाज। लेकिन बरसों से कई चीजों के रीति रिवाज चल रहे हैं, तो उन रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग ही हम जब भी अकाउंटिंग हमारे स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम प्रिंसिपल के साथ साथ इन कन्वेंशंस अर्थात रीति रिवाजों का भी ध्यान रखते हैं। नाउ फर्स्ट, व्हाट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग assumptions? These concepts provide a foundation for accounting process। यानी ये प्रिंसिपल्स हमें अकाउंटिंग की फाउंडेशन का प्रोसेस बताते हैं। No enterprise can prepare its final statement without considering these basic concepts or assumptions. These concepts guide how transactions should be recorded and reported। यानी ये जितने भी कंसेप्ट है ये हमें बताते हैं कि हम जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट बना रहे हैं वो किस तरह बनाएं और किस तरह उनकी रिपोर्टिंग करें। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1, देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है, इसका एक अलग से चैप्टर है, वी विल डिस्कस लेटर। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ ऐसे स्टैंडर्ड हैं जो पूरे के पूरे वर्ल्ड के हर एंटरप्राइज के लिए मैंडेटरी है। विदाउट a accounting standard you cannot prepare your accounts। तो as per accounting standard first के अनुसार only there are three major accounting concepts। Except this there are other accounting concepts and it comes totally 11 concepts। We will discuss one by one accounting concepts। First, I will tell about the accounting concept according to AS1। यानी पहले मैं आपको जो मेन 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग है उसके बारे में बताऊंगा। बाकी जो 4 से लेके और 11 तक कंसेप्ट्स हैं वो मैंडेटरी तो हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड उनकी एक्सेप्टेंस उतनी नहीं है जितनी कि 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट की एक्सेप्टेबिलिटी है। फर्स्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मीन्स this concept tells us it is assumed that the business will continue to exist for a long period in the future. The transactions are recorded in the books of business on this assumptions that it is continuing enterprises. It is on this concept that we record fixed assets at their original cost and depreciation charge on those assets without reference to their market value। इसका मतलब यह है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा बिजनेस जो हमने अभी खोला है वो लॉन्ग पीरियड के लिए चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये सोच लें कि पता नहीं चले या नहीं चले तो क्या करेंगे, और जब शुरू में तो ये हम देख लेते हैं यदि ये चलेगा तो हम हमारी अकाउंट्स बुक बिना अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ही बना लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कंसेप्ट बताता है कि जो ही हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो इसका मतलब ये है
कि हम ये मान कर चलते हैं कि इट विल रन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और हमारे जितने भी अकाउंट्स बने वो प्रॉपर मैनर में बनने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने कोई एसेट्स खरीदी है तो उस एसेट्स की कॉस्ट प्राइस से ही हम बुक्स में एंट्री करेंगे, और उसमें एवरी ईयर वी विल चार्ज दी डेप्रिसिएशन। सेकेंड, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बताता है, दिस कंसेप्ट स्टेट दैट अकाउंटिंग principles and methods should be remain constant from year to another. These should not be changed from year to year in order to enable the management to compare the P&L and balance sheet of the different period and draw important conclusions about the working of enterprises. कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब ये है कि जो भी हम बुक्स बना रहे हैं वो उसका मेथड, उसके प्रिंसिपल, उसका तरीका एक ही तरह का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस साल हमने कोई और मेथड अडॉप्ट कर लिया, नेक्स्ट ईयर हमने कोई और मेथड अडॉप्ट कर लिया। तो जब ऐसी स्थिति होगी, इफ वी अडॉप्ट separate method for separate year, it is very difficult for us to compare the results. हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम दोनों सालों के रिजल्ट को कैसे कंपेयर करें। फॉर एग्जाम्पल, दो तरह के पीरियड होते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, एंड सेकेंड इज कैलेंडर ईयर। द कैलेंडर स्टार्ट फ्रॉम 1 Jan एंड एंडेड एट 31 December। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक साल की बुक्स फाइनेंशियल ईयर से बना लें, दूसरी साल की हम कैलेंडर ईयर से बना लें। पीरियड अलग अलग हो जाने के कारण वी कैन नॉट कंपेयर आवर रिजल्ट्स, और मैनेजमेंट को फिर डिसीजन लेने में दिक्कत हो सकती है। बट इन सम सर्कमस्टांसेज, कुछ सर्कमस्टांसेज ऐसी हो सकती हैं कि जब आप इसको कुछ चेंज कर लें, बट इन जनरल केस देयर शुड बी कंसिस्टेंसी इन द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बुक्स। नेक्स्ट, accrual concept. According to accrual concept, it applies equally to the revenue and expenses. In accrual concept, revenue is recorded when sales are made or service are rendered, and it's immaterial whether cash is received or not. Similarly, according to this concept, expenses are recorded in the accounting period which they assets in earning the revenues whether the cash is paid for them or not. देखिए, दो तरह के कंसेप्ट होते हैं। एक होता है दो तरह, इसका मतलब ये है कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स दो तरह से रख सकते हैं, एक कैश कंसेप्ट कहलाता है और एक एक्रूअल कंसेप्ट कहलाता है। कैश कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम केवल बुक्स में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को इनकॉर्पोरेट करते हैं जिसमें हमें कैश मिला है, चाहे वो कैश करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, और चाहे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो। तो एक फिक्स पीरियड में यदि हमें किसी भी साल का पैसा मिला है या कोई भी एक्सपेंसेस हमने चुकाया है, पे किया है, तो हम कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम में उसको लिखेंगे। अगर कोई उधार है तो कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम में हम उसको नहीं लिखेंगे।
सेकंड है एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट। एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट में क्या होगा कि हम इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बुक्स रखेंगे, तो उस साल के सारे खर्चे, सारी परचेज, सारी सेल्स और सारी इनकम वी विल इनकॉर्पोरेट इन द बुक्स, चाहे वो अभी हमें मिली हो या अभी वो बकाया हो। मान लीजिए हमने शोरूम किराए पर लिया, 10 महीने का किराया हमने दे दिया और ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच 2 महीने का किराया हमने मकान मालिक को कहा कि हम इसे आपको अगले साल देंगे। तो एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम 12 महीने का ही किराया बुक्स में लिखेंगे, जबकि कैश कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम केवल 10 महीने का किराया ही बुक्स में लिखेंगे। इसी तरह यदि हमने किसी व्यक्ति को उधार माल, नगद और उधार दोनों तरह का माल बेचा, तो एक्रूअल कंसेप्ट में हम कैश और क्रेडिट दोनों ही माल की एंट्री करेंगे, जबकि कैश बेसिस में हम लोग केवल कैश ट्रांजैक्शन की ही एंट्री करेंगे। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम को हम इसलिए अडॉप्ट नहीं करते कि उससे बिजनेस की सही फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं चल पाता है। तो एक्रूअल कंसेप्ट टेल्स अस that we will record all the transaction related to a particular period, whether it is paid or not, whether it is received or not. Next, ये 3 तो मेन कंसेप्ट थे जो AS1 के अकॉर्डिंग थे। इन तीनों कंसेप्ट को ऑल ओवर वर्ल्ड ये मैंडेटरी हैं। अकाउंटिंग सिस्टम बनाते समय इन्हें हमें फॉलो करना होगा। बट देयर आर सम मोर अकाउंटिंग कंसेप्ट, उनका भी हमें बुक्स बनाते हुए ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, फोर्थ इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? दिस कंसेप्ट टेल्स अस दैट बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए यूनिट सेपरेट and distinct from its owner, creditors, manager and other. In other words, we can say that the owner of business is always considered as distinct and separate from the business he owns. कहने का मतलब यह है कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया और हमने बिजनेस में पैसा लगाया, तो ऐसी कंडीशन में हम ये मान कर चलते हैं कि जो ही हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। वी विल रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन इन आवर बुक्स विच आर रिलेटेड टू द बिजनेस। द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्रोप्राइटर विल नॉट इनकॉर्पोरेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो ही बिजनेस स्टार्ट किया, चाहे आपने पैसे लगाए हैं, आप प्रोपराइटर हैं, तो प्रोपराइटर और फर्म दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। हम केवल फर्म के सारे ट्रांजैक्शन ही फर्म में लिखेंगे और प्रोपराइटर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हम प्रोपराइटर में लिखेंगे। नेक्स्ट, मनी मेजर कंसेप्ट। Money measure concept tells us only those transactions and in event are recorded in accounting which are capable of being expressed in the term of money. An event, even though it may be very important for business, will not be recorded in the books of business unless its effect can be measured in term of money. केवल वही ट्रांजैक्शन हम मनी टर्म में लिखेंगे। मनी टर्म वाले ट्रांजैक्शन ही हम बिजनेस में, बिजनेस की बुक्स में या अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते हुए लिखेंगे। जो ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें कि मनी का इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं हुआ है, वी विल नॉट इनकॉर्पोरेट दैट ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यदि 2 महीने एम्प्लॉयज की स्ट्राइक हो गई, इट इज ए इम्पोर्टेंट इवेंट
for a business, but it does not include money. तो ऐसी कंडीशन में ऐसे ट्रांजैक्शन को या ऐसी इंफॉर्मेशन को हम बिजनेस में नहीं लिखेंगे, केवल वही ट्रांजैक्शन बिजनेस की बुक्स में लिखेंगे जिनमें मनी इन्वॉल्वमेंट है. अदरवाइज वी विल नॉट इनकॉर्पोरेट दैट ट्रांजैक्शंस. नेक्स्ट, accounting period concept. As I told you, according to this concept, business is intended to continue indefinitely for a long period of time. As I told you कि business लंबे पीरियड के लिए चलेगा, ये हम मान कर चलते हैं. The true result of the business operation can be ascertained only when the business is comparatively wound up. But ascertainment of profit after a very long period will be of little use to the proprietor, manager, investor and other, because it will be too late to take corrective steps at the time. अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के बारे में मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि देयर शुड बी सेम अकाउंटिंग पीरियड. एक ही अकाउंटिंग पीरियड हमेशा मानकर चलना चाहिए, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मैंने बताया कि हम ये मानकर चलते हैं कि आवर बिजनेस विल रन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो ऐसी कंडीशन में हमें अकाउंटिंग पीरियड सेम रखना चाहिए. दो तरह के अभी मैंने आपको अकाउंटिंग पीरियड बताए, एक फाइनेंशियल ईयर और एक कैलेंडर ईयर. एज पर इनकम टैक्स एक्ट, अब सभी बिजनेसमैन को फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही, यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना मैंडेटरी है. और आज का लास्ट कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट or historical cost concept. According to this concept, an asset is ordinarily recorded in the books of accounts at the price at which it was acquired. This cost becomes the basis of all subsequent accounting for the assets. Since the assumption cost refers to the past, is refers to as historical cost. This cost is to basis of valuation of assets in the financial statement. Financial statement इस कंसेप्ट का मतलब ये है कि जो भी हमने असेट्स खरीदी, फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी, तो हम जिस साल हमने इसको खरीदी, लैंड बिल्डिंग खरीदा या और कुछ भी खरीदी, और जिस साल हमने इसको जिस कॉस्ट प्राइस में खरीदा है, एवरी ईयर हम वही कॉस्ट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करेंगे. जहां पर कॉस्ट प्राइस से भी वैल्यू कम हो जाए तो हम कम वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करेंगे, लेकिन यदि किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो हम उस बढ़ी हुई वैल्यू को उसमें शो नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हमने 2 एसेट्स खरीदी, एक मशीन और एक लैंड एंड बिल्डिंग. मशीन हमने 50,000 रुपये में खरीदी और लैंड एंड बिल्डिंग हमने 2 लाख की खरीदी. 2 साल बाद मशीन की कीमत घटकर 50,000 से घटकर अगर 30,000 हो गई तो हम हमारी बुक्स में 30,000 ही वैल्यू उसको शो करेंगे. और जबकि लैंड की बिल्डिंग जो 2 लाख में खरीदी थी, उसकी वैल्यू मान लीजिए 2 साल में बढ़कर 5 लाख हो गई, तो भी हम हमारी बुक्स में 2 लाख ही शो करेंगे, 5 लाख शो नहीं करेंगे. वाई? ड्यू टू कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट. दिस कंसेप्ट टेल्स अस कि अगर किसी एसेट्स को खरीदने के बाद हमें प्रॉफिट हो गया तो भी तब तक, जब तक उसकी सेल नहीं होगी एसेट्स की, तब तक हम बुक्स में उसकी कॉस्ट प्राइस ही शो करेंगे. लेकिन यदि कॉस्ट से कम वैल्यू हो गई तो हम कम वाली वैल्यू शो करेंगे.
I think it is clear to all of you. Remaining concept and convention I will tell you in our next period. Thank you very much and have a nice day.